आप सभी को नमस्कार। आज के इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल हम लोग पढ़ रहे थे, तो उस क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में कुछ बातें समझ चुके हैं ऑलरेडी। ये जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल था, एक बार याद दिला देता हूँ कि क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में हम लोगों ने ये देखा था कि यह मॉडल पूरा का पूरा बेस्ड है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पे। और श्रोडिंगर वेव इक्वेशन एस्टेब्लिश करना हमको किसी भी सिस्टम के लिए, और श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करना है। सॉल्व करने से जो सॉल्यूशंस मिलेंगे, हम उन सॉल्यूशंस को इंटरप्रेट करेंगे, और इंटरप्रिटेशन से जो भी रिजल्ट्स, जो भी कंक्लूजन्स हमें मिलते हैं, हम उन कंक्लूजन्स को थ्योरीज या प्रिंसिपल्स कहते हैं। और वो प्रिंसिपल्स हम लोगों ने कुछ देखा भी है और कुछ आगे देखेंगे भी, जैसे हुंड्स रूल हुआ, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हुआ या अफवाउ प्रिंसिपल हुआ। ये सब हम लोग इसमें देखेंगे भी, जिस पर बेस्ड है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, इस पर आने से पहले ये एक बार जान ले कि क्वांटम मैकेनिकल मॉडल से, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन से जो हमें फाइंडिंग्स मिले थे, उन सारे के सारे फाइंडिंग्स के बारे में हम लोग जान चुके हैं। जैसे हमें मिले क्वांटम नंबर, जो सबसे पहला फाइंडिंग था। क्वांटम नंबर के बारे में डिटेल में बात हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखा है तो पिछला वीडियो देख लीजिए, और वहाँ आपको क्वांटम नंबर्स का पूरा डिटेल जानकारी मिल जाएगी। अब दूसरा हमको जो मिला वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बारे में बात की है हम लोग। एटॉमिक ऑर्बिटल्स कैसे प्लॉट करते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या होता है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स का कंसेप्ट कहाँ से आता है, इन सारी बातों पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। और एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एनर्जी, जो तीसरी फाइंडिंग थी कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एनर्जी हाइड्रोजन एटम के लिए अलग और किसी दूसरे एटम के लिए अलग, हम उन सारे के सारे बातों पर खूब चर्चा कर चुके हैं, डिटेल में चर्चा कर चुके हैं। बहुत सारे रूल्स निकाल चुके हैं कि हम N+L रूल से कैसे किसी भी एटॉमिक ऑर्बिटल की या एनर्जी लेवल्स की एनर्जी डिसाइड कर सकते हैं। तो हम लोगों ने एक रूल पढ़ा हुआ है N+L रूल, और उस N+L रूल से हम सारे के सारे एनर्जी लेवल्स का एनर्जी निकाल लेते हैं। और वह N+L रूल कहाँ से आता है, ये भी मैंने बताया होगा कि जब हम उसका टोटल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को R के अगेंस्ट में प्लॉट करते हैं, तो हमें एक शेप मिलता है एटॉमिक ऑर्बिटल्स का। और उसी में मैंने 2s और 2p का कंपेयर करके दिखाया था कि 2s की एनर्जी कम होती है 2p के मुकाबले। और ये बात हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, ये पहले से जानते हैं। तो इतनी बात जानने के बाद अब उन सबों को एक साथ पिरोने का समय है, माला बनाने का समय है। मतलब ये कि हम उन सारी की सारी जानकारी को एक साथ कर देंगे, तो उससे एक नई चीज़ निकल के सामने आएगी, और वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जो एटम में इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट है, डिस्ट्रीब्यूशन है, जो प्लेसमेंट है इलेक्ट्रॉन्स का, हम उसके बारे में जानना चाहेंगे, और उसी का नाम हम लोगों ने दिया है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब हो गया कि एटम में, किसी भी एटम में हम कैसे अरेंज करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का लिटरल मीनिंग हम समझ सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का लिटरल मीनिंग हम समझ सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन different energy levels, different energy levels, different energy levels में हम इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉन को प्लेस करना चाहते हैं, या यूं समझ लीजिए ना कि प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द डिफरेंट एनर्जी लेवल्स, डिफरेंट एनर्जी लेवल्स। तो डिफरेंट एनर्जी लेवल्स में हम इलेक्ट्रॉन्स को प्लेस करना चाहते हैं, और इसके लिए हमें कुछ नियम कानून जानने होंगे, कुछ रिस्ट्रिक्शंस जानने होंगे, कुछ सर्कुलर्स जानने होंगे। तो उन सर्कुलर्स के बेसिस पर हम डिसाइड कर सकेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स को हम कहाँ कहाँ रखें। तो उन सारे सर्कुलर्स को पहले जानना होगा
कि वे सर्कुलर्स क्या हैं, वे नियम क्या हैं, वे प्रिंसिपल्स क्या हैं। तो पहले ये समझ लीजिए कि हम जब सेल एनर्जी लेवल्स की बात करते हैं, किसी भी एटम में हम एनर्जी लेवल्स की बात करते हैं, एनर्जी लेवल्स क्या क्या हो सकते हैं इन एन एटम, तो बता दूं आपको, पहले से भी आप जानते हैं एनर्जी लेवल्स होते हैं सेल, जो बोर्ड्स के एटॉमिक मॉडल में कहा गया सेल, जिसको हम लोग KLMN से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको रिप्रेजेंट करने वाला होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सेल्स को हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक एनर्जी लेवल हुआ सेल। दूसरा एनर्जी लेवल, इसी के कुछ स्मॉलर पार्ट्स होते हैं सब सेल्स। दूसरा एनर्जी लेवल हम कह सकते हैं कि वो होता है सब सेल्स। सब सेल्स जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर से, रिप्रेजेंटेड बाय एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, सबसेल। और एक एनर्जी लेवल्स की हम बात करते हैं ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स को रिप्रेजेंट करते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से, रिप्रेजेंटेड बाय द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इसको हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो बातें हुई, हम तीन तरह के एनर्जी लेवल्स की बात करते हैं, सेल की बात करते हैं, सबसेल की बात करते हैं और ऑर्बिटल्स की बात करते हैं। अब इन एनर्जी लेवल्स की हम एनर्जी जान लेते हैं, वो जो जानते भी हैं, हम सबकी एनर्जी जानते हैं। जैसे मैंने कहा कि अगर कोई सेल है K, तो उसमें एक ही सबसेल होगा S, उसमें एक ही सबसेल होगा S, और उसके लिए हम ऑर्बिटल्स एक ठो ऐसा बनाते हैं, ये ऑर्बिटल्स हुआ। आप समझ रहे हैं कि ये सेल है, ये सबसेल है और ये ऑर्बिटल्स हैं। वैसे ही हम K के बाद L की बात करते हैं, तो उसमें एक S भी होगा और एक P भी होगा। S के लिए हम एक बॉक्स बनाते हैं, P के लिए हम 3 बॉक्स बनाते हैं। 3 बॉक्सेस हमको बनाने होंगे। ये भी आपको क्वांटम नंबर में मैंने समझाया होगा कि अगर नहीं आपको याद है तो आप पिछला वीडियो देख लें। और क्वांटम नंबर में मैंने ये बताया था कि हम P सबसेल में 3 ओरिएंटेशंस की बात करते हैं, जिसको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से रिप्रेजेंट किया था। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर उसके 3 हुए। अगर L का वैल्यू 1 है तो वो सबसेल P है, और P है तो M का वैल्यू हो जाएगा -1, 0 एंड +1। तो मैंने 3 बॉक्सेस यहाँ बनाए हैं, ये ऑर्बिटल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये ऑर्बिटल्स हुए। मैं समझता हूँ आप सभी लोग समझ रहे हैं, इसमें कहीं से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर डाउट है तो फिर कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो ये हमने कहा कि K सेल है और ये L सेल है। उसी तरीके से M सेल होगा, तो M सेल में S होगा, P होगा और D भी होगा। क्यों होगा इस पर चर्चा हो चुकी है। और अगर D की बात आएगी तो D के लिए L का वैल्यू 2 होता है, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू 5 होगा। उसमें -2, -1, 0, +1, +2, 5। तो उसके लिए 5 बॉक्सेस बनाने होंगे हमें। तो ये ऑर्बिटल्स हुए। तो हम आपको ये समझाना चाहते हैं कि अगर हम 1s सबसेल की बात करते हैं, दिस वन इज द सबसेल, इफ इट इज सबसेल देन द ऑर्बिटल्स दैट रिप्रेजेंटेड बाय दिस सबसेल इज 1s एंड वी हैव टू ड्रॉ दिस बॉक्स। सॉरी, ये हम बॉक्स को दिखाएंगे, ये 1s हुआ। ठीक वैसे ही अगर हम P की बात करते हैं, सपोज कीजिए कि 2p है अगर, तो इसके लिए अगर हम ऑर्बिटल्स लिखेंगे तो बनाएंगे 3 ठो बॉक्स। और आपको याद होगा इसमें से एक का क्वांटम नंबर -1, 0 एंड +1, जिसमें से एक को हम कहते हैं px, दूसरे को py एंड तीसरे को pz। ये हम कहते हैं इसको, ये p ऑर्बिटल्स में 2p ऑर्बिटल्स 3 तरह का बनाया है। अगर ये लिखते हैं तो ये सबसेल है, और ये लिखते हैं तो ये ऑर्बिटल्स है। तो जितनी एनर्जी इस 2p की होगी उतनी ही एनर्जी इन तीनों की होगी। इसीलिए हम लोग कहते भी हैं कि p ऑर्बिटल इज ट्रिपली डिजेनरेट, मतलब वो 3 तरह के होते हैं और उन तीनों की एनर्जी बराबर होती है, उन तीनों की एनर्जी बराबर होती है, इसलिए उनका नाम ही रखा गया डिजेनरेट सेट। ठीक वैसे ही डी ऑर्बिटल अगर हम प्लॉट करेंगे तो डी ऑर्बिटल में जो लिखेंगे, अगर सपोज कीजिए 3D लिखा हमने,
तो 3D का मतलब हुआ वो सबसेल है, और 3D में मैंने 5 बॉक्स बना के लिखा, तो वो क्या है, ऑर्बिटल्स हैं, और उन पांचों की एनर्जी बराबर होगी। इसलिए हम लोग कहते हैं कि d ऑर्बिटल्स आर 5-fold डिजेनरेट, मतलब वो 5 तरह के होते हैं और उन पांचों की एनर्जी बराबर होती है, ये हम कहना चाहते हैं। तो डिजेनरेसी हुई, तो हम आपको ये समझाना चाह रहे हैं इसकी मदद से कि जो हम 2p लिखते हैं वो है सबसेल, और 2p में 2-3 बॉक्स बनाया, दे आर द ऑर्बिटल्स। तो हम ऑर्बिटल्स और सेल और सबसेल की बात यहाँ कर रहे थे। तो हमें ये करना है कि इलेक्ट्रॉन्स को सजाना किस में है, सेल में चाहे सजा लें, सबसेल में चाहे सजा लें, या ऑर्बिटल्स में चाहे सजा लें। तो इन सबों में सजाने का, ऐसा नहीं कि कैसे भी सजा देंगे, कहीं भी रख देंगे इलेक्ट्रॉन को, ये कर नहीं सकते हैं। उसके लिए कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, कुछ हमारे लिए बंधन, कुछ यूं कह दीजिए ना कि कुछ बंधन है जिसको हम पार नहीं कर सकते हैं। अब कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो उन रिस्ट्रिक्शंस को ही हम लॉ कहते हैं, थियरीज कहते हैं, प्रिंसिपल्स कहते हैं। तो उनको लिखने के लिए ये मतलब हम समझा दें आपको कि अब हम ऐसा कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब हुआ कि प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन शेल्स, सब सेल्स, ऑर्बिटल्स। सेल्स, सब सेल्स एंड ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन का प्लेसमेंट यही कहलाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हमें यही करना है, हमें इलेक्ट्रॉन को सजाना है, इलेक्ट्रॉन को रखना है, इलेक्ट्रॉन को अरेंज करना है। कहाँ? सेल में, सब सेल में और ऑर्बिटल्स में। तो हम तीनों में करेंगे, लेकिन आप समझ लीजिए कि ये जो इलेक्ट्रॉन का प्लेसमेंट है ये डिपेंडेंट है कुछ लॉ पे, कुछ प्रिंसिपल्स पे। प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एनर्जी लेवल्स is based on some principles। वे कुछ प्रिंसिपल्स पे बेस्ड हैं, और उन प्रिंसिपल्स को जान लेना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है, जिसमें से पहला है अफबाउ प्रिंसिपल। अफबाउ प्रिंसिपल, देखिए ये कोई नाम नहीं है, इसको कभी कभी आउबाउ प्रिंसिपल भी पढ़ा जाता है, अफबाउ, लेकिन इसका हम लोग प्रोनाउंसिएशन करते हैं। किसी ने अगर एफ को साइलेंट कर दिया तो वो पढ़ेगा आउबाउ प्रिंसिपल। खैर उसमें भी एफ आता है, लेकिन बड़ा धीरे से आता है, अफबाउ प्रिंसिपल। तो ये अफबाउ जो है ये कोई नाम नहीं है, अफबाउ का अपना एक लिटरल मीनिंग होता है। अफबाउ का लिटरल मीनिंग होता है बिल्डिंग अप। अफबाउ का मतलब होता है बिल्डिंग अप, बनाना, क्रिएट करना, कंस्ट्रक्ट करना। ये इसका शाब्दिक अर्थ है ये बिल्डिंग अप। जैसे अभी एक समझ लीजिए कि हमारे पास एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2-8-1। आप समझ रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर न्यूट्रल एटम का है तो ये बिलोंग करता है सोडियम को। अभी हम आपको सिखाए नहीं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, लेकिन आपके पूर्व ज्ञान पर, प्रीवियस नॉलेज जो है आपके पास, उसके आधार पर हम कह रहे हैं कि ये जो 2-8-1 कॉन्फ़िगरेशन मैंने लिखा ये सोडियम के लिए है। हम इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर देना चाहते हैं, जरा समझिएगा, एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर देना चाहते हैं और उसको न्यूट्रल ही रहने देना चाहते हैं, तो 2-8-2 होगा। और यह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिलोंग करता है मैग्नीशियम को। तो देखिए एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने से एक नए एलिमेंट का निर्माण हुआ ना, तो जब एक नए एलिमेंट का निर्माण हुआ, इसलिए इस लॉ को हम लोग कहते हैं अफबाउ प्रिंसिपल। मतलब इलेक्ट्रॉन ऐड करते जाएंगे और एक नया एलिमेंट बनता जाएगा, तो हम इसलिए इसका नाम रखे हैं अफबाउ प्रिंसिपल। हमने नहीं रखा, ये किसी ने रखा है,
और अफबाउ प्रिंसिपल हम लोग पढ़ते हैं, इसलिए हम लोग इसको कहते हैं अफबाउ प्रिंसिपल। अब ये बात समझ लीजिए कि अगर हम इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो उसके लिए कुछ रिस्ट्रिक्शन है, जिसमें अफबाउ ने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स भरे जाएंगे एनर्जी लेवल्स में, लेकिन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में, मतलब एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। जिसकी एनर्जी कम होगी उसमें इलेक्ट्रॉन सबसे पहले जाएगा और जिसकी एनर्जी ज़्यादा होगी उसमें इलेक्ट्रॉन सबसे बाद में जाएगा। ये कहा कि इलेक्ट्रॉन्स भरे जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड, इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड in the energy levels in increasing order of energy। एनर्जी के बढ़ते हुए क्रम में हम इलेक्ट्रॉन को भरेंगे। ये अफबाउ प्रिंसिपल का स्टेटमेंट है। इसका मतलब हुआ कि जो एनर्जी लेवल, द एनर्जी लेवल हैविंग द लोएस्ट एनर्जी, जिसकी एनर्जी सबसे कम होगी, लोएस्ट एनर्जी विल बी फिल्ड फर्स्ट, उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरेगा। और जैसे जैसे एनर्जी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन उसमें भी भरते जाएंगे। जिसकी एनर्जी ज़्यादा होगी उसमें इलेक्ट्रॉन बाद में इंटर करेगा। और आप समझते होंगे कि हाइड्रोजन एटम के लिए जो एनर्जी डिसाइड किया जाता है वो है -2.18 इंटू 10⁻⁻18 बाई n² जूल। ये हाइड्रोजन एटम के लिए एनर्जी निकालते हैं हम। और किसी दूसरे के लिए, फॉर अदर्स, अगर हम किसी दूसरे एटम्स की बात करें तो हम ये एनर्जी अगर निकालना चाहें तो आप समझते होंगे 2.18 इंटू 10⁻⁻18 बाई n² Z² जूल। ये एनर्जी का फॉर्मूला हुआ किसी दूसरे एटम के लिए, हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए। और हम कंक्लूजन ये निकाले थे, कंक्लूडली n+l रूल इज यूज्ड। ये आपको याद होना चाहिए। और अगर याद नहीं है तो पिछले वीडियो में मैंने इस पर डिस्कशन किया हुआ है। सारे के सारे वीडियोज ऑलरेडी अपलोड किए जा चुके हैं और ये मुझे लगता है कि ये पब्लिक हो चुका है और आप उसको देख सकते हैं। टॉपिक वाइज डाला हुआ है, एनर्जी ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स टॉपिक करके लिखा होगा। और ये लेक्चर मुझे लगता है कि 17वां या 16वां लेक्चर होगा, आप देख सकते हैं इसको। तो आप वहाँ से भी देख लीजिए कि n+ रूल क्या है, मैंने उसमें समझाया हुआ है। n+l रूल एक बार कह भी सकता हूँ मैं कि जिसका n+l का वैल्यू ज़्यादा होगा उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। और अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स का, दो एनर्जी लेवल्स का n+l सेम है, तब जिसका n का वैल्यू ज़्यादा होगा उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। तो ये बात हुई n+l रूल के बारे में। अब हमको ये डिसाइड कर लेना है कि, अब लिख भी सकता हूँ मैं कि किसकी एनर्जी कम होती है, पहले किस में इलेक्ट्रॉन जाएगा और बाद में इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा। हम इस पर भी बात कर सकते हैं और एक डायग्राम से समझाया भी होगा मैंने पिछले, जब एनर्जी आपको डिसाइड करके समझाया होगा उस समय भी वो डायग्राम मैंने बनाया होगा। आज फिर से एक बार बना देता हूँ क्योंकि इसकी ज़रूरत यहाँ है, तो मैं वो डायग्राम यहाँ बना देता हूँ कि कैसे इलेक्ट्रॉन इंटर करता है। तो देखिए, ये डायग्राम बनाने के लिए मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। तो देखिए इलेक्ट्रॉन कैसे भरता है, ये मैंने बनाया है एनर्जी डायग्राम। अगर ये एरो को भूल जाएं, एरो को हमने इग्नोर कर देना है, तब ये जो एनर्जी लेवल्स हैं वो हाइड्रोजन एटम के हैं, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं
कि हाइड्रोजन एटम के जो एनर्जी लेवल्स हैं उनकी एनर्जी केवल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर डिपेंड करती है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसके लिए भी सेम होगा उनकी एनर्जी बराबर होगी। जैसे 1s की एनर्जी तो ठीक है सबसे कम है, 2s और 2p की एनर्जी बराबर होगी किसके लिए? हाइड्रोजन एटम के लिए। 3s 3p और 3d की एनर्जी बराबर होगी किसके लिए? हाइड्रोजन एटम के लिए। 4s 4p 4d एंड 4f की एनर्जी बराबर होगी किसके लिए? हाइड्रोजन एटम के लिए। तो ये बात हुई। और लेकिन अगर हम दूसरे एटम की बात करते हैं तो वहाँ n+l रूल काम करेगा, और n+l रूल कहता है कि जिसके लिए n+l का वैल्यू ज़्यादा होगा उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। तो ये एनर्जी लेवल्स हैं। आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि ये 4f तो बनाया ठीक है, लेकिन 5f के बाद 5g क्यों नहीं बनाया? बना सकते हैं 5g, लेकिन 5g की ज़रूरत हमें नहीं है, क्योंकि अभी तक जो 118 एलिमेंट्स नोन है उनके सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स इतने ही एनर्जी लेवल्स में भर जाते हैं, इसलिए अभी जी का कंसेप्ट आया नहीं है। लेकिन जी हो सकता है, के भी हो सकता है, सब चीज़ हो सकता है। अब फ्यूचर में जब हमारा टेक्नोलॉजी और भी एडवांस्ड होगा, हमारे जो मशीन्स हैं उनका सोफिस्टिकेटेड मशीन्स आएंगे, उनका रिजोल्यूशन पावर और ज़्यादा बढ़ेगा, तो नए नए एलिमेंट्स की डिस्कवरी होंगी, नए नए एलिमेंट्स आएंगे और उनका एटॉमिक नंबर अगर ज़्यादा हुआ तो फिर उन सारे इलेक्ट्रॉन्स को रखने के लिए हमें नए ऑर्बिटल्स तो लेने ही पड़ेंगे, तो उस समय जी एच सब कुछ आएगा। अभी हम एफ तक ही बात करते हैं, क्योंकि हमारे पास जो पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स हैं उन सारे एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉन्स इन सारे ऑर्बिटल्स में आ जाते हैं, इसलिए हमें नए ऑर्बिटल्स की अभी ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसलिए हमने जी नहीं लिखा है, एच नहीं लिखा है, एल के जे के नहीं लिखा है, लेकिन वो होंगे अगर आएंगे बाद में तो वो उनका एक एग्जिस्टेंस है। तो अब देख लीजिए कि अगर हम किसी दूसरे मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन पहले 1s में जाएगा, s में 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। कैसे भरेंगे ये अगले प्रिंसिपल में आएगा। उसके बाद 2s में जाएगा, 2s के बाद 2p में, 2p के बाद 3s में, 3s के बाद देखिए 3p में तो गया, 3p के बाद 3d में ना जाके 4s में गया। और आप जब कैलकुलेट करेंगे तो 4s के लिए n+l 4 और 3d के लिए n+l 5, तो जिसकी एनर्जी n+l की ज़्यादा होगी वो उसका एनर्जी ज़्यादा होगा। तो इसलिए 4s में इलेक्ट्रॉन पहले गया, बाद में 3d में गया, 3d के बाद 4p में, 4p के बाद देखिए 4d में ना जाके 5s में गया, 5s के बाद 4d में, 4d के बाद 5p, तब 6s, 6s के बाद अब 4f में आ रहा है इलेक्ट्रॉन। एक बहुत बड़ी बात है, ये समझना होगा आपको कि जब इलेक्ट्रॉन बाहर भर गया होता है उसके बाद इलेक्ट्रॉन अंदर जाना शुरू करता है। आप देख लीजिए ना कि 6th सेल भर चुका है, 6th सेल के मतलब 6s में इलेक्ट्रॉन जा चुका है, उसके बाद कहाँ जाना शुरू किया? 4th सेल में। तो निश्चित रूप से 4th सेल जो होगा वो 6 सेल के भीतर होगा, 6 सेल यहाँ तो 4th सेल यहाँ होगा, भीतर होगा वो। तो ये बड़ा ही मैजिकल बात है ये कि इलेक्ट्रॉन पहले बाहर चला जाता है उसके बाद अंदर आना शुरू करता है। खैर ये इलेक्ट्रॉन भरने का एक तरीका है कि हम इलेक्ट्रॉन जब कभी भरेंगे तो उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में भरेंगे। और ये तो आप जानते भी होंगे, बोर-ब्यूरी का प्रिंसिपल है कि के सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, एल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, एम में मैक्सिमम 18 रख सकते हैं, लेकिन इसमें 8 ही होता है, ये हम बाद में बात भी करेंगे। एन में हम लोग 32 रख सकते हैं, लेकिन इसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो 18 होते हैं। तो ये सारी की सारी बात हम लोग बाद में करेंगे भी, लेकिन ऐसे इलेक्ट्रॉन रखे जाते हैं। तो इसके आधार पर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख सकते हैं। ये अफबाऊ प्रिंसिपल है, अफबाऊ प्रिंसिपल। दूसरा प्रिंसिपल है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ये और क्वांटम मैकेनिक्स पर आधारित है। क्वांटम मैकेनिक्स मतलब क्वांटम नंबर के नॉलेज के बिना इस प्रिंसिपल को समझना नामुमकिन है। तो हम ये समझना चाहते हैं कि ये पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता क्या है। इसका जो ओरिजिनल स्टेटमेंट है वो ये है कि किसी भी एक एटम में किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन्स का चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकता है। ये ओरिजिनल स्टेटमेंट है कि नो टू इलेक्ट्रॉन्स of an atom can have
all four quantum numbers सेम, चारों क्वांटम नंबर्स सेम नहीं हो सकते। किसी एक एटम के किन्हीं दो इलेक्ट्रॉन्स का चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकता। ये कहता है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इसको समझने के लिए हमें ऑर्बिटल्स में जाना पड़ेगा। सपोज कीजिए हमारे पास दो एटम्स, हम पहले इसको आजमाइश कर लेते हैं। सपोज हमारे पास एक है हीलियम और एक है लिथियम। तो हीलियम का जब हम कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो कॉन्फ़िगरेशन में देखिए आप लिखेंगे अगर तो 1s2, 1s2 तो इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2, दो ही इलेक्ट्रॉन है हीलियम के पास। तो एक पॉसिबिलिटी हम लिख रहे हैं ऐसे। देखिए ये इलेक्ट्रॉन का स्पिन मैंने दिखाया है। जब स्पिन क्वांटम नंबर पढ़ा रहे होंगे उस समय जरूर बताया होगा कि ये अल्फा स्पिन है, ये भी अल्फा स्पिन है, ऊपर की तरफ अल्फा स्पिन दिखाते हैं और उसका स्पिन क्वांटम नंबर +½ लिखते हैं। और दूसरी पॉसिबिलिटी मैं लिखना चाहता हूं कि ये भी है 1s2, ठीक है। हीलियम के लिए अगर कॉन्फ़िगरेशन में हमें लिखना है, इसका एटॉमिक नंबर 3 है, तो देख लीजिए हम इसके दो पॉसिबिलिटीज लिख सकते हैं, 1s2, 2s1 और दूसरी पॉसिबिलिटी 1s3 लिख सकते हैं। तो पहले हम हीलियम पर बात कर लेते हैं। हीलियम के लिए कहा कि यहाँ दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन और ये सेकेंड इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ हैं। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए n का वैल्यू हो गया 1, तो l का वैल्यू हो गया 0, तो m का वैल्यू भी 0 और s का वैल्यू +½ n का वैल्यू तो 1, l का वैल्यू 0, तो m का वैल्यू भी 0 और s का वैल्यू +½ क्योंकि ऊपर की तरफ ही है दोनों इलेक्ट्रॉन। और यहाँ कहता है कि अगर हम लिखें फर्स्ट इलेक्ट्रॉन और सेकेंड इलेक्ट्रॉन, तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन में n का वैल्यू 1, l का वैल्यू 0, m का वैल्यू भी 0, s का वैल्यू +½ सेकेंड इलेक्ट्रॉन में n का वैल्यू 1, l का वैल्यू 0, m का वैल्यू 0 और s का वैल्यू -½ आप समझ गए होंगे कि नीचे की तरफ है तो -½ यहाँ देखिए पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता है कि चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते हैं। इसका मतलब कि ये गलत है और ये सही है। चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं होंगे, यहाँ तो चारों क्वांटम नंबर सेम हो गए, इसलिए ये गलत है और ये सही है, मतलब ये सही है। अच्छा, अभी हम किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंचेंगे, हम यहाँ लिखना चाहते हैं। इसके कॉन्फ़िगरेशन को हम ये लिखें कि 1s में दो इलेक्ट्रॉन, हम समझ गए हैं कि दोनों ऊपर की तरफ होगा तो गलत हो जाएगा, और 2s में एक इलेक्ट्रॉन, 2s में एक इलेक्ट्रॉन। और अगर इसको लिखते हैं आप 1s, यही तो लिख सकते हैं आप, तो ये 1s3। तो यहां पर हम तीनों इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर जानना चाहते हैं। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकेंड इलेक्ट्रॉन एंड थर्ड इलेक्ट्रॉन, हम तीनों इलेक्ट्रॉन का सारा क्वांटम नंबर जानना चाहते हैं। तो n का वैल्यू हो गया 1, l का वैल्यू हो गया 0, m का वैल्यू हो गया 0, s का वैल्यू हो गया +½ n का वैल्यू हो गया 1, l का वैल्यू हो गया 0, m का वैल्यू हो गया 0, s का वैल्यू हो गया -½ n का वैल्यू हो गया 2, l का वैल्यू हो गया 0 एंड 1, तो 0 हो गया क्योंकि s में है, m का वैल्यू हो गया 0 और s का वैल्यू हो गया +½ तो देख लीजिए कोई तीनों में से कोई इलेक्ट्रॉन दो ऐसा नहीं है जिसका चारों क्वांटम नंबर सेम है। मतलब ये हमको कुछ सही लग रहा है, लेकिन ये तो तब डिसाइड होगा जब यहाँ आएंगे।
यहाँ अगर हम तीनों क्वांटम नंबर का लिखें, तीनों इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर लिखें तो क्या लिखेंगे, ये देखिए, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकेंड इलेक्ट्रॉन एंड थर्ड इलेक्ट्रॉन। n का वैल्यू 1, l का वैल्यू 0, m का वैल्यू 0, s का वैल्यू +½ सेकेंड के लिए n का वैल्यू 1, l का वैल्यू 0, m का वैल्यू 0, s का वैल्यू -½ यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन थर्ड इलेक्ट्रॉन में आइए, n का वैल्यू 1, l का वैल्यू 0, m का वैल्यू 0 और s का वैल्यू फिर +½ तो देखिए इन दोनों इलेक्ट्रॉन का चारों क्वांटम नंबर सेम हो गया। इन दोनों इलेक्ट्रॉन का चारों क्वांटम नंबर सेम हो गया। इसका मतलब कि ये अरेंजमेंट गलत है और ये अरेंजमेंट सही है। इन दोनों ही एग्जाम्पल से हमारे दिमाग में एक बात आई, हम एक कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, 3 नहीं रख सकते। पहली बात कि एक ऑर्बिटल में 2 ही, मतलब एक ऑर्बिटल मतलब एक बॉक्स में 2 ही इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं और दोनों का स्पिन अपोजिट होना चाहिए। देखिए ये सही था और ये गलत था, सेम स्पिन नहीं हो सकता है। तो हम यहाँ जो कंक्लूजन ड्रॉ करने वाले हैं किसका, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का जो जिस्ट है, जो एक्सट्रैक्ट है, वो क्या है कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं और दोनों ही इलेक्ट्रॉन का स्पिन अपोजिट होना चाहिए, निश्चित अपोजिट होना चाहिए। तो इस बात को मैं लिखना चाहूंगा कि इन NaO एटॉमिक ऑर्बिटल, एक एटॉमिक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स can be accommodated and they must have अपोजिट स्पिन, उनका स्पिन अपोजिट होना चाहिए। एक का +½ होगा तो दूसरे का निश्चित रूप से -½ होगा। यह है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का जिस्ट, कंक्लूजन, एक्सट्रैक्ट, जो फाइंडिंग हम कहते हैं। तो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को अब हम लोग दो सेंटेंस में उसको याद रखेंगे। पहला सेंटेंस कि एन एटॉमिक ऑर्बिटल can have a maximum 2 electrons and these 2 electrons must have the opposite spin, उनका स्पिन अपोजिट होना चाहिए। एक का अगर +½ है तो दूसरे का निश्चित रूप से -½ होगा, अदरवाइज पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ओबे नहीं होगा। ये कहता है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अब एक रूल और है जिस पर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आधारित है और वो है हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तीसरा रूल है हुंड्स रूल ऑफ द मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। पहले ये समझ लें कि मल्टीप्लिसिटी क्या है। हम मल्टीप्लिसिटी किसको कहते हैं? तो मल्टीप्लिसिटी का शाब्दिक अर्थ होता है टाइम्स ऑफ अकरेंस। मल्टीप्लिसिटी जो हमने शब्द लिखा है इसका शाब्दिक अर्थ है, मल्टीप्लिसिटी का मतलब होता है टाइम्स ऑफ अकरेंस। कितनी बार वो आया है। तो यहाँ पर स्पिन मल्टीप्लिसिटी का अर्थ हम समझते हैं, यहाँ जो लिया गया है वो स्पिन मल्टीप्लिसिटी से लिया गया है। मल्टीप्लिसिटी का अर्थ लिया गया है स्पिन मल्टीप्लिसिटी से। स्पिन मल्टीप्लिसिटी होता है 2s + 1।
2s+1, जिसमें ये जो s है, वेयर दिस s इज सम ऑफ द स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स, सारे इलेक्ट्रॉन्स के स्पिन क्वांटम नंबर्स का सम, ये s है। s जो लिखा है 2s+1 में, वो सारे के सारे स्पिन क्वांटम नंबर्स का सम लिखा है। अब इसमें कहता है, इसके कंक्लूजन पर हम बाद में आएंगे, हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी कहता है कि इन द डिजेनरेट सेट ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ध्यान से समझिए इसको, डिजेनरेट सेट ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स electrons are filled so that the spin multiplicity is the maximum, ताकि स्पिन मल्टीप्लिसिटी मैक्सिमम हो। इलेक्ट्रॉन ऐसे, लेकिन ये रूल कहाँ के लिए, ये पहले ही लिखा है, फॉर द डिजेनरेट सेट ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, मतलब जिनकी एनर्जी बराबर है, वे सारे के सारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, उनकी एनर्जी बराबर होनी चाहिए। तो उनकी एनर्जी बराबर है, तभी हम ये रूल बात कर रहे हैं, इस रूल के बारे में बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स ऐसे भरा जाएगा ताकि स्पिन मल्टीप्लिसिटी मैक्सिमम हो। आपको बता चुका हूँ कि एक एटॉमिक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, दोनों का स्पिन अपोजिट होगा, ये बातें हैं। तो अब देख लीजिए, हम इसको अप्लाई करके देखते हैं। सपोज कीजिए कि हम नाइट्रोजन की बात कर रहे हैं, तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे 1s2, 2s2 और 2p3। ये है आउटर मोस्ट कन्फिग्रेशन, हम इसकी बात करने वाले हैं। ये आउटर मोस्ट कन्फिग्रेशन, ये है आउटर मोस्ट कन्फिग्रेशन जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो अगर हम इसको ऑर्बिटल्स, आप समझ रहे हैं कि 2s तो मोनो डिजेनरेट होता है। अगर हम ये लिखें, देखिए 2s एक घर में 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, तो ठीक है, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन रखा, ये पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता है, जिसके आधार पर रखा हमने। और 2p आप जानते हैं, पहले भी बताया आपको कि ट्रिपली डिजेनरेट है, तो इसमें 3 ठो बॉक्सेस बनाने होंगे और 2p रखा हमने, 3 इलेक्ट्रॉन इसमें भरना है। तो देखिए हम रूल को फॉलो करते हुए एक ऐसा कर देता हूं। दूसरी पॉसिबिलिटी की हम बात करते हैं कि 1s में तो ठीक है, 2s में तो ठीक है, हमने 2 इलेक्ट्रॉन रखा, ये तो रख सकते हैं। और 2p में हम 3 इलेक्ट्रॉन रख रहे हैं और तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन भर दे रहे हैं, पहले ऐसा कर रहे हैं। तो अब देखिए टोटल स्पिन कितना हुआ, टोटल स्पिन कितना हुआ, ये प्लस हाफ माइनस हाफ जीरो, प्लस हाफ माइनस हाफ जीरो, प्लस हाफ। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी, स्पिन मल्टीप्लिसिटी 2 × 1/2 + 1, 2, इसका स्पिन मल्टीप्लिसिटी 2 हुआ। और यहां देख लीजिए ना, टोटल स्पिन कितना हुआ, टोटल स्पिन हो गया प्लस हाफ माइनस हाफ जीरो, तो प्लस हाफ 3/2। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी किसकी हो गई ज़्यादा, 2 × 3/2 + 1, तो ये हो जाएगा 4। देखिए तो मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी किसमें है, इसमें है।
तो इसका मतलब यही है वो कन्फिग्रेशन जो हुंड्स रूल को ओबे करता है। अगर हमने ये समझ लिया तो आप तो जानते हैं कि हम लोग कंक्लूजन निकालने में महारथी हैं। तुरंत इसका कंक्लूजन ड्रॉ कर लेना है कि अगर हमारे पास डिजेनरेट सेट ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं तो पहले हम उनमें एक एक करके इलेक्ट्रॉन भरेंगे और बाद में जोड़ा लगाना शुरू करेंगे। पहले ही देखिए हमने जोड़ा लगा दिया था, बात बिगड़ गई थी, ये हुंड्स रूल को भी नहीं कर रहा था। तो हमें एक बात समझ में आ गई कि अगर हमारे पास इफ वी हैव द डिजेनरेट सेट ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स देन दे मस्ट बी फिल्ड सिंगली फर्स्ट, मतलब उनमें पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरना है और बाद में चल के उसमें पेयरिंग शुरू होगी। इसका मतलब कि p ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग चौथे इलेक्ट्रॉन से शुरू होगी, d में छठवें इलेक्ट्रॉन से शुरू होगी, f में आठवें इलेक्ट्रॉन से शुरू होगी, वगैरह वगैरह। तो हम ये बात यहाँ लिख देना चाहते हैं इस कंक्लूजन को कि इफ वी हैव द degenerate set of atomic orbitals then they must be singly occupied first and then pairing starts और उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट होगी। इसका मतलब हुआ इन p ऑर्बिटल्स तीन p ऑर्बिटल्स होते हैं, पेयरिंग स्टार्ट्स फ्रॉम फोर्थ इलेक्ट्रॉन, पेयरिंग स्टार्ट फ्रॉम फोर्थ इलेक्ट्रॉन, d में इन d ऑर्बिटल्स the pairing starts from sixth electrons, छठवें इलेक्ट्रॉन से पेयरिंग स्टार्ट होगी। वैसे ही अगर f ऑर्बिटल्स है तो 7 ऑर्बिटल्स होते हैं, 7 फोल्ड डिजेनरेट होता है वो, तो 8वें इलेक्ट्रॉन से पेयरिंग स्टार्ट होगी। तो ऐसे हुंड्स रूल हमने आपको समझाया कि हुंड्स रूल क्या होता है, और हुंड्स रूल के ओरिजिनल स्टेटमेंट के बेसिस पर हमने कंक्लूजन ड्रॉ किया कि अगर हमारे पास डिजेनरेट सेट है एटॉमिक ऑर्बिटल्स को तो पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरिए और जब पूरा में एक एक इलेक्ट्रॉन भर जाए तब उसका जोड़ा लगाना शुरू कीजिए, दूसरा इलेक्ट्रॉन तब डालिए। और ये है कंक्लूजन इस हुंड्स रूल का। तो ये हुंड्स रूल की बात हुई। अब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आसानी से लिख सकते हैं। जैसे देखिए अगर हमें लिखना है, सपोज कीजिए नाइट्रोजन का ही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना है जिसका एटॉमिक नंबर 7 है, तो आप लिख सकते हैं सेल में, इन सेल्स, सेल में लिख सकते हैं आप। सेल में लिखेंगे तो के, सेल तो जानते हैं कि के होता है, एल होता है, एम होता है, तो के में 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं और एल में 8 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। तो हमारे पास बच गया 5, तो 2 और 5 लिख दिया हमने कन्फिग्रेशन इसका। ये सेल में लिखाया, ये बहुत इंफॉर्मेटिव नहीं हुआ। आप लिख सकते हैं सब सेल में, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप सब सेल में लिख सकते हैं। तो लिख सकते हैं 1s2, पहले 1s में जाएगा, फिर 2s में 2 और 2p3, ये लिख सकते हैं आप। आप लिख सकते हैं ऑर्बिटल्स में, इन ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स में ऑर्बिटल बना के लिखना है, बस 1s यहाँ बना देना, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे भर देना है, 2s यहाँ बना देना है और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स भर देने हैं, 2p यहाँ बना देना है और इसमें 3 इलेक्ट्रॉन, आप समझ रहे हैं कि एक एक करके भर देने हैं, यही तो करना है।
तो ये 3 तरह से हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख सकते हैं किसी भी एलिमेंट का। इसमें एक खास बात होती है, एक ट्रिक होता है कि हम नियरेस्ट नोबल गैस का सिंबल लिख के नियरेस्ट नोबल गैस। अब जरा समझिए, जैसे हमें लिखना है सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, तो आप तो जानते हैं कि इसका लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 10 हो गया 3s1। अब इसके सबसे नियरेस्ट नोबल गैस जो पहले वाला है वो कौन है? नियन है, जिसका एटॉमिक नंबर 10 होता है। तो नियन का सिंबल लिख देने का मतलब हमने यहाँ तक लिख दिया, 2p6 तक लिख दिया, 10 इलेक्ट्रॉन हमने लिख दिया। और उसके बाद हमें केवल लिखना है ये 3s1, केवल हमें 3s1 की बात करनी है। तो ये हो गया नोबल गैस कन्फिग्रेशन का, नोबल गैस का इस्तेमाल करके कन्फिग्रेशन लिखना। तो ये मैंने आज आपको समझाया है कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते कैसे हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने के पीछे कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं। अब बात रही कि कुछ एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एक्सेप्शनल होता है, एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। और ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, ये क्लास भी बहुत लंबा हो जाएगा। हम लोग एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन और साथ में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और उसके साथ में कुछ शील्डिंग इफेक्ट वगैरह पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब मैं समझता हूँ कि एक और वीडियो लगेगा और ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम कंप्लीट हो जाएगा और एक क्लास और लगना चाहिए। और मैं इसलिए आज एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को छोड़ दे रहा हूँ। एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बात रही, और फिर उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके पीछे क्या क्या कंसेप्ट हमें बदलने होंगे टाइम टू टाइम, जैसे एलिमेंट्स आएंगे तो उसको बदलने हैं। और एक फिर से रिक्वेस्ट है आपको कि ये मेरा चैनल अब मोनेटाइज होने के कगार पर है, तो आप जिन्होंने भी सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे उससे मदद मिल पाएगी। चैनल मोनेटाइज होने का मतलब एक रिकॉग्निशन मिल गया चैनल को, और फिर उसके बाद आपको नए नए वीडियोज़ मिलते ही रहेंगे। और वो टोटली ये फ्री है, इसमें कुछ शुल्क चार्ज नहीं किया जाता है, आपको ये फ्री में उपलब्ध है। और सब्सक्राइब करने का मतलब ये नहीं कि आपको कुछ चार्ज लग रहे हैं और आपका कुछ जा नहीं रहा है, केवल मुझे फ़ायदा होना है इससे। तो आप में से जिन्होंने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और अपने दोस्तों में भी शेयर करें इसको और मुझे मदद पहुंचाए। और अगर कोई अभी भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखें, और अगले वीडियो में अगले क्लास में फिर से भेंट होगी। धन्यवाद।